मेरी बुलडोजर से हमारे घर को तोड़कर तुम खुश होगे? कब तक तुम हमारी बर्बादी पर खुश होगे? अरे भाई तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, देश बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस में। जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है, तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड नौजवानों का, हिंदू नौजवानों का है। उनके दिलों में जहर डाल दिए, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। अबे तुझे नौकरी मिलेगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि अरे भाई ये तो कह रहे थे कि ये कानून बना कि नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। बताइए एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता छीन लेंगे। क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, उनको बरगला भी रहे हैं? मैं का डर फैला रहा हूं? मैं तो एक्ट को देखकर आपसे कह रहा हूं। अगर आप मुझे एक और मिनट की इजाजत दिए तो मैं आपको बता देता हूं कैसे वायलेशन हो रहा है। तो सर वो बोलेंगे भाई लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, हम 12 साल के बाद ओनर बन जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो जो जू में जाकर जानवरों को देखे, वो जानवरों को नहीं देखे, वो जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ये मुसलमानों का मैं हाल करूंगा इनको। अच्छा, लेकिन 2013 से 2025 इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई। कुल मिलाकर ये हो गई 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? ये गोरखधंधा भी हो गया था जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिजिजू का ये भी कहना है कि यूपीए सरकार ने 2013 का जो वो कानून बना था, उसके बाद 123 प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई कर दी और वक्फ को दे दी। ये लैंड माफिया की तरह काम हो रहा है। अरे तमाम के तमाम मुसलमान बड़े खुश थे। एक मुसलमान जहीन था आपकी तरह, उसने फोन करके मुझे गाली देकर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं नहीं मालूम कि ऐसा करने से वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रहे हैं। हेलो दोस्तों, डिबेट किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का इस डिबेट वीडियो होने वाला है संदीप चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। इस वीडियो में आप जान पाएंगे वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन लाई गई है और उससे हमारे देश के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार डिबेट वीडियो। ओवैसी साहब, आप कहते हैं ये गैर संवैधानिक है, तानाशाही कर रही है सरकार, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से पास हुआ ना ये विधेयक। तो लोकसभा में चर्चा हुई, 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 232 विपक्ष में थे जिनमें आप भी थे, और राज्यसभा में 128 वो पक्ष में वोट डालते दिखे और मुखालफत की 95 ने। इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। ओवैसी साहब, गुड क्वेश्चन। नहीं, हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आया था और 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने भी कानूनन इमरजेंसी लगाई और उसके बाद सब लोगों को बंद कर दिया। इस सरकार ने भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है। क्या बोला तूने? जो इस बात को बताता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के मानने वाले अपने धर्म के स्थानों को अपने ही लोगों से चलाएंगे, मुस्लिम धर्म के धर्म स्थानों को दूसरे नॉन मुस्लिम चलाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फायदा पहुंचा मालिक बनाएंगे और वक्फ बाय यूसेज वहां पर चलेगा, यहां पर निकल जाएगा। क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, उनको बरगला भी रहे हैं? और ये बात मेरी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि अरे भाई ये तो कह रहे थे सीए कानून बना कि नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। बताइए एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता छीनी हो। यह सवाल पूछा था अमित शाह ने। वो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार होगा। पर जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री बन गए उमर अब्दुल्ला। आप डर पैदा कर रहे हैं और कुछ नई राजनीति चमका रहे हैं। बात तो सही है। मैं क्या डर फैला रहा हूं? मैं तो एक्ट को देखकर आपसे कह रहा हूं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। क्या आप पूछिए, वक्फ बोर्ड क्या दरअसल लैंड जिहाद करने का एक जरिया बन गया था? एक खौफ पैदा किया जा रहा था। वामसी कहता है 9,40,000 एकड़ की कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियां, जो रकबा है, इलाका है, वो है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 1913 से 2023 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन 2013 से 2025 इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई। कुल मिलाकर यह हो गई 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? दे दो अभी कोई भी। 1970 का इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का लेटर है जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज को दो, और उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में फिर 80s में प्रधानमंत्री ऑफिस की तमाम मंत्रालयों से मीटिंग और कहा कि इसको दो। फिर कितने चाहिए? सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इनके हवाले करो। उसकी कीमत 2007 में मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ की थी।
आज आपने क्या कर दिया उसको? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कुछ गड़बड़ झाले नहीं थे? अगर पारदर्शिता जवाबदेही तय हो रही है वक्फ बोर्ड में, उनके संचालन में, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? और यहां मैं बिल्कुल आप ही की पक्ष का एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अब जफर फारूकी नाम के शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 24 साल से हैं, 8 साल से वहां योगी सरकार है, और लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भाई जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है। तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अब आप हमको बताइए कि आप जहां से जो सच्चाई को बयान करेगा वो आपका दुश्मन हो जाता है ना। और अगर यूपी में तो यह हाल हो चुका है कि गेजेट नोटिफिकेशन को योगी सरकार नहीं मान रही है, बुरी नकार रही नहीं, वक्फ की नहीं, हम नहीं मानते उसको। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। कई वहां के लोकल कानून लॉज हैं, उसको सबको उन्होंने निकाल दिया। अब वहां पे तो वक्फ प्रॉपर्टी को मान ही नहीं रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। जो 3D सेक्शन ऐड किया गया लोकसभा में, उसकी बुनियाद पर तो संभल की मस्जिद चलेगी, अब तो वक्फ नहीं रहेगी। वो प्रॉपर्टी मेरी राइट है, मैं जो चाहे कर लूं। ये आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन, ये आपका क्वालिटी का एतराज वायलेशन है, 15 जायज का है, लेकिन वायलेशन आपने सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया था ओवैसी साहब। अब सच्चर कमेटी का ही मैं आंकड़ा यहां पर पेश कर रहा हूं। उन्होंने 1,20,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों की कुल वक़्त लगाई थी, और उस पर कि 10% का अगर रिटर्न भी मिले तो 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी से। यह आकलन सच्चर कमेटी का। लेकिन आमदनी 2018-19 से 2023-24 की बात करूं तो 99% की गिरावट हो गई है। 86 करोड़ 70 लाख से घटकर आमदनी सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए रह गई। अब इसको थोड़ा समझाइए, यह कैसे संभव है? ये फंस गया सीएम। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए ग्रांट देते हैं। यहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को डेवलपमेंट करने ग्रांट नहीं देता। प्रॉपर्टीज को आप पैसा ही नहीं दे रहे उनके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ये विपक्ष में भी अलग अलग सुर और स्वर क्यों सुनाई दिए? शरद पवार तो पहुंचे नहीं, शशि थरूर कह रहे हैं कि नहीं इस विधेयक में कुछ प्रावधान बहुत अच्छे हैं, और राहुल गांधी अब कह रहे हैं, उनकी माता ये कह रही हैं कि ये तो गैर संवैधानिक कानून है। वो 12:45 पर लोकसभा में आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 12 बजे बिल पेश हो चुका था, लंच के बाद गायब हो जाते हैं, शाम को 6:05 पर आते हैं। तो कितनी गंभीरता विपक्ष की भी है, आपके ऐतराज की भी? ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संदीप चौधरी बेबाक तरीके से सवाल पूछते हैं, इसीलिए आप मशहूर हैं, और अनबायस्ड जर्नलिज्म को मानने वाले आपको देखते भी हैं। अच्छा, आपको जानकर हैरत होगी कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा के बिल से रात में 70 मुसलमान नेताओं को 1 घंटा बिठाकर ज्ञान दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। डोंट वरी, इट विल नॉट हैपन। वो बेचारे तमाम के तमाम मुसलमान बड़े खुश थे। एक मुसलमान जहीन था आपकी तरह, उसने फोन करके मुझे गाली देकर गजब बेइज्जती है। नायडू के बारे में कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, बीजेपी की राजनीति समझ में आती है, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, यूपी जैसे राज्य में कोई विधायक नहीं। पर नीतीश की या नायडू की या चिराग पासवान की या जयंत चौधरी की क्या मजबूरी है? उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा करने से वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रहे हैं। इतनी नादानी तो कोई राजनीतिक दल नहीं करता ना। एक ही चीज बाकी है कि नरेंद्र, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा एक आम आदमी का कि नरेंद्र मोदी ने इन तमाम की बलि दे दी। अच्छा, अब इनका एक ही काम है कि अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर ले। जयंत चौधरी चरण सिंह की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने बहादुर बाप रामविलास पासवान की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो हमेशा डिसीव करते रहे हैं। इनके पास एक ही काम रह गया कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर ले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनम हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो उन्होंने काम कर दिया। अब जिंदगी भर जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, इस भारत की डाइवर्सिटी को मानने वाले हैं, और मुसलमान हैं उसमें बड़ी तादाद में शामिल हैं, वो इन लोगों को तो माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आने वाला आप टाइमलाइन अगर देखेंगे, बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव हैं, तमिलनाडु में चुनाव हैं, केरल में चुनाव हैं, तो ऐसा पॉलिटिकल सुसाइड वाला कदम बीजेपी क्यों उठाएगी? हम ये क्यों ना माने कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, ये सौगातें मोदी है, ये मानने से आपको क्यों तकलीफ हुई है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मगर मेरा मानना यह है कि बीजेपी ऐसा काम कर रही है जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। आम मुसलमान तो तालियां बजा रहा है, वो ये दावा कर रहे हैं। बीजेपी एक प्रोजेक्ट चला रही है, प्रोजेक्ट मुस्लिम के नाम से, रिलीजियसली मुसलमानों को इरेज करके रख दो। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोल एक आज और इस कानून तस्वीर के भी जरिए है, होने पर जा इसका रहा है एक इस और देश में। पहलू भी है। वैसी साहब 2010 का लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है एनडीए खेमे की तरफ से, जिसमें लालू प्रसाद यादव पटना का रोना रो रहे हैं कि ये वक्फ वाले किसी भी जमीन को वक्फ बताकर और वहां रेजिडेंशियल इमारतें भी खड़े कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव कहते पाए गए थे कि ठीक है, कानून ये बना तो रहे हो लेकिन इसमें सख्ती होनी चाहिए। कब तक तुम हमारी बर्बादी पर खुश हो गए? अरे भाई तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, देश बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस में, वो कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी का भी खेल हो रहा है क्या? जी। बीजेपी पर लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर आमादा है, आपने कहा गुलाम कैदी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार कुछ उम्मीद की किरण लेकर भी आती है मुसलमान के लिए, वो कह रही है, तो वहां भी आप मानने को तैयार नहीं। तो सरकार करे तो क्या करे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक है साला। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने देख पाया कि संदीप चौधरी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे असदुद्दीन ओवैसी का बोलती बंद कर दिया, और उनका जो मेन टारगेट होता है हर डिबेट पर आके मुस्लिमों को बरगलाना या मुस्लिमों को उकसाना, वो कैसे नाकाम करके रख दिया, आप सभी ने देख पाया। तो इस वीडियो के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे अगले किसी मजेदार डिबेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।